नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इस अ, चैनल पर हम पूर्वालोकन सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने ज्योग्राफ़ी सेक्शन यानी इंडियन ज्योग्राफ़ी की पूर्वालोकन सीरीज़ का तक 21 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा 22वां वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे सिंचाई एवं नहरों के बारे में देखेंगे। इससे पहले यानी कि 21वें वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था विभिन्न प्रकार के जो वन होते हैं, उनसे संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो किस स्थिति में पाए जाते हैं, किस वन से किस प्रकार की लाभ आर्थिक लाभ होता है, इसके बारे में हम देख चुके थे। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वह है सिंचाई एवं नहरें स्टार्ट हो रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अगर आपको अपने कुछ सुझाव देना है तो कमेंट ज़रूर करिए। इसी वीडियो में पूर्वालोकन सीरीज़ में हम साथ ही साथ कंप्लीट कर रहे हैं आप पॉलिटी का, दूसरा हम कंप्लीट कर रहे हैं साथ हम साइंस का और तीसरा कंप्लीट करने जा रहे हैं जो ज्योग्राफी कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत की भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर-पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश के अधिकांश क्षेत्र उच्च उच्च तापीय मंडल में समाहित हैं। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, अतः बोई गई फसलें हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के साधन विभिन्न साधन हैं। स्टैटिस्टिकल ईयरबुक ऑफ इंडिया 2018 के अनुसार 2014-15 के आंकड़े के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध संचित क्षेत्र में लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप एवं अन्य कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचाई क्षेत्रों का प्रतिशत लगभग 62.82% है। नहरों द्वारा शुद्ध शुद्ध सिंचित भूमि 23.66% है तथा टैक्स तथा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। शेष 11% और अन्य साधन सम्मिलित हैं। वर्ष 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश में द्वितीय और राजस्थान में तृतीय स्थान है। भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है लघु सिंचाई परियोजना। इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली सिंचाई भूमि में कुआं, नलकूप, पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए गए हैं। भारत में सिंचाई की लगभग 62% की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके तहत 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचित की जाती है। तीसरा है वृहद सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। बड़ी एवं मध्य परियोजना से देश में 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनवाला से निकली हुई है। पूर्व यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट पर ताजेवाला, वर्तमान यमुनानगर जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनरुत्थान के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 ईस्वी में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है।
एवं अक्टूबर आने तक तो इस नहर से जलापूर्ति शून्य हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपरी यानी कि ऊपरी हथनीकुंड बैराज यानी हरियाणा में निर्माण कराया गया था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी की अवधि में कराया गया। इस परियोजना के जनक सर टीपी पाटले थे। इस नहर के प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी चलाया गया। यह नहर हरिद्वार के भीमकुंड नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली में कुल लंबाई 6,496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में शारदा या घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत की चंपावत की फाटिमा में बनवासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट में शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है। शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जल शाखाओं की लंबाई प्लस रजबाहों का अल्पिकाओं की सहित 9,961.3 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ था एवं 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा यानी बुलंदशहर है। मुख्य नहरों की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिने तट पर निचले गंगा नहर अभिकल्पना 1859 में की गई थी। इस परियोजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली का मुख्य शाखाएं निम्नवत हैं: फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भोगनीपुर जल शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिकेन बांध है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसकी लंबाई 6,649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी का पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी के सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जलवाहक क्षमता होगी। केरल के पलक्कड़ जिले में चूरुकुन्नम
पूछा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। यह मंगलम की सहायता एवं भरत पूंछा की उप सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुआ। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनशा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि की नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियरिंग विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के एल राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2023 को जल संग्रह से संबंधित विकास योजना यानी हरियाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना था। वर्ष 2015-16 के आंकड़े के अनुसार भारत में नीवल बुआई क्षेत्र लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 45.73% क्षेत्र यानी कि 68.23 मिलियन हेक्टेयर पर की सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। ये कार्यक्रम है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, दूसरा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभर प्रबंध कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अक्रमिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक मुख्य साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहर एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के मुख्य साधनों के रूप में विद्यमान है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्य में उत्तर प्रदेश जो 41.29 बिलियन क्यूबिक मीटर है, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2015-16 के विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित से क्षेत्रफल का प्रतिशत में नलकूप 74.9% नलकूप है। नहर के रूप में आप देखेंगे 15.2% है। कुआं देखेंगे तो 8.8%। टेक्सेस एवं झील कितने 0.5% है तथा अन्य साधन 0.6% है। नलकूप द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। तो ये इसका नोट्स कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नहर है, एक तरफ अवस्थिति है, तो सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना सुमेलित नहीं है, तमिलनाडु की में सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है? ये राजस्थान में सुमेलित है। बाकी घटप्रभा नहर प्रणाली ये कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना ये गुजरात में है। और नीरा नहर परियोजना ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और जवाई परियोजना कहाँ है? ये राजस्थान में है। अब कथन कारण के प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी हैं, ये भी सही है। और तालाब है इसीलिए इसका कारण है, तो ये ए वाला सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
देश में लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएँ हैं। क्या पूछ रहा है इसमें कौन सही नहीं है? तो ये कुएँ नहीं हैं, नलकूप हैं सबसे ज़्यादा आप देखेंगे। हुँ, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांक सर्वाधिक है? वह देखेंगे हरियाणा का जो प्रतिशतांक है, वह सर्वाधिक है सिंचाई के लिए। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र आते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तृत परिपृश्थ वाला राज्य है, वह देखेंगे आपको पंजाब है। अब है सूक्ष्म कृषि की पद्धति। सूक्ष्म कृषि की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृदा की उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, यह सही है। यह वर्षाहीन खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन जो होता है वो एकमात्र शब्द से ही गलत हो गया। इससे कुछ इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, ये भी सही है। 1 और 3 सही हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव बचाव सिंचाई इंगित करता है पीडब्ल्यूपी सिंचाई विभाग करता है। अब गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। वह हुआ है आप देखेंगे सरयू पार मैदान में हुआ है। अब भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो जो होती है वह है हमारा उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित सिंचाई भूमि सबसे अधिक है? वह है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, फिर बिहार, फिर हरियाणा। 11वां प्रश्न है भारत में नलकूप कूप में सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। वह राज्य देखेंगे आपको उत्तर प्रदेश है। अब ये प्रश्न जो डायग्राम वाले दिए हुए हैं, आइए इसमें पहले से पूछते थे, इसको देख लीजिए और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देख लीजिएगा कि वक्त पे ये बदलते रहते हैं। ये पुराने क्वेश्चन इसलिए इनको हमने नहीं रीड किया है। वीडियो यहाँ रोक दिए, आप पढ़ सकते हैं। भारत में भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? दिनशा दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे कहा जाते हैं? वो कहा जाते हैं सर आर्थर काप्टन को कहा जाता है। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। वह पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजना के माध्यम से होता है। फरक्का की नहर की जल प्रवाह क्षमता है वह क्या है? 40,000 क्यूबिक्स है। मंगलम सिंचाई परियोजना है वह देखेंगे केरल की है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है वह है हरिके बैराज है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किस नदियों के संगम पर है? वह देखेंगे व्यास और सतलज के संगम पर है। राजस्थान यानी इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? वह निकलती है आप देखेंगे सतलज और व्यास तीनों दोनों से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम हुआ वो वो उद्गम हुआ था सतलज नदी पर हरिके बैराज पर। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है आप देखेंगे व्यास नदी से, फिर है रावी नदी से और सतलज नदी, ये तीनों नदी से गांधी नहर जल जो है नहर प्राप्त करती कहाँ से? वो व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी से करती है, चिनाब से नहीं करती है। अब निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? वह करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह देखेंगे गंग नहर है। 1927 में बीकानेर राजस्थान की बात है ये। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर में से एक है, इसका निर्माण गंग सिंह ने करवाया था। वो 1927 में कराया था। शारदा
समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्य में नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखेंगे कृषि उत्पादकता का बढ़ना सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बढ़ाना ये भी सही है। उसके बाद है भू प्रबंधन में सुधार, ये भी सही है। अब है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग होता है, तो ये गलत है। अब उसके बाद निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, वह गंगा पे नरौरा पर है। निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? वह होती त्रिवेणी के द्वारा होती है। अब उसके बाद हरियाणा एक नई योजना है, वह है बंजर भूमि के विकास के लिए एक नई योजना है। हरियाली योजना सॉरी ये हरियाली है, सॉरी मैंने हरियाणा पढ़ दिया। हरियाली एक नई परियोजना है और परियोजना है बंजर भूमि के विकास के लिए है, याद रखिएगा, क्योंकि हरियाली से तक खेतों में पानी से जैसे एक डायग्राम बन जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो हरियाली परियोजना किस लिए है? वो बंजर भूमि की सिंचाई के लिए है। अब है हरियाली योजना संबंधित है, वह संबंधित है जल प्रबंधन के लिए है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए से क्या लाभ है? तो उसमें लाभ में आप देखेंगे कि मृदा के बह जाने से रोका जा सकता है, पहला लाभ तो ये है। फिर आप देखेंगे वर्षा जल संरक्षण एवं भौम जल का स्तर बढ़ेगा, ये भी सही है। हाँ, उसके बाद देखेंगे आप प्राकृतिक वनस्पतियों का सृजन होता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से सी वाला जो ऑप्शन देखेंगे वो सही निकलेगा। अब उसके बाद निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। कार्यक्रम और मंत्रालय है। अब देखेंगे इसका जो आंसर है तीनों सही नहीं है। इसका सीधा एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेटलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं। कौन चला रहा है इसको? इसको चला रहा है भूमि संसाधन विभाग चला रहा है। अब इसके बाद देखेंगे जिन्हें फरवरी 2009 में एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर सो मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूर्ति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग यानी कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ड्रिप सिंचाई पद्धति के लिए लाभदायक है? तो आप उसमें देखेंगे खत खरपतवार की कमी और उसके बाद देखेंगे आप मृदा अपरदन में कमी। अब है बकिंघम नगर स्थित है, वह स्थित देखेंगे कोरोमंडल के तट पर अवस्थित है। याद रखिएगा बकिंघम नहर कहाँ है? वो कोरोमंडल के तट पर अवस्थित है। अब उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? वह देखेंगे कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, वह देखेंगे आप गंगा बेसिन से और यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल नहर परियोजना संबंधित है। अब हम इसमें एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में, जिसका नाम होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग घाटियों के साथ स्टार्ट की बताया गया कि नर्मदा नदी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, इस तरह के सारे प्रश्न बने हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से मिलेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं से। चलिए खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।